मेरा सौभाग्य है कि मेरे बिरादरी के वकीलों वाले प्रबुद्ध समाज की इतनी तादाद में लोग यहाँ हैं। विशेष रूप से जो अन्य प्रोफेशनल हैं, पेशेवर हैं, वकीलों के अलावा वो भी हैं। आप लोग, मेरा मानना है, कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र हैं। यू आर अ वेपन ऑफ मास पावर for any political party and for the constituents of the Aghadi, not merely the Congress. आपका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो आप सबको एक पैना औजार बनाता है। वो प्रशिक्षण है निडर होना, निडरता से बोलना, विश्लेषण के आधार पर किसी भी मुद्दे को हल करना, प्रश्नोत्तर के आधार पर सच निकालना और ज़मीनी सच क्या है उन प्रॉब्लम्स में जो आप कानून के ज़रिए कचहरियों में हल करते हैं, उनका ज़मीनी सच का अनावरण करना। ये कोई संयोग ही नहीं है, अनायास बात नहीं है कि राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक जीवन में कितने अभियानों के अग्रणीय पंक्ति में वकील समुदाय खड़ा है। गांधी, ये कोई संयोग नहीं है कि 1885 में, 1885 में जब पहला अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बैनर्जी, एक बड़े सफल बैरिस्टर कलकत्ता के। गांधी जी ने यहाँ आने के बाद उनको समय नहीं मिला सीधा कानून का इस्तेमाल करने का, लेकिन उन्होंने अपने कई सारे औजार, कई सारे तकनीक, कई सारे अनुसंधान साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से एक वकील की हैसियत से किए थे। मोतीलाल नेहरू के जो रिटर्न्स हैं इनकम टैक्स के, उस ज़माने के, जब वो प्रिवी काउंसिल में पेश होते थे, वो देखने लायक हैं। एक तांता है, एक पूरी श्रृंखला है, पटेल से लेके राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय से लेके मदन मोहन मालवीय, सी.आर. दास, ये सभी लोग श्रेष्ठतम श्रेणी के वकील ही नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम और संघर्ष में अग्रणीय पंक्ति पे खड़े थे। और इसी के साथ वो भी सभी लोग जो हमारी संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्तंभ थे। आखिर आज जब हम बात करते हैं संविधान बचाओ जनतंत्र जिताओ या संविधान की मूल्यों की बात करते हैं, तो उन मूल्यों को कार्यान्वित किया, पहले सोचा, उनकी संरचना की और फिर कार्यान्वित किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, ऐसे लोगों ने जिनका कानून से बहुत निकट जुड़ाव था। राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब तो खैर सबसे प्रमुख उसमें। और कम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्राकथन है, प्रियम्बल है, एक प्रकार से उसके प्रमुख निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ किया था, जो बाद में प्राकथन बना था। इन सब की कार्यशैली थी सोचना और हल करना मुद्दों को वकील के अप्रोच द्वारा, कानून के अप्रोच द्वारा। और उससे बड़ी थी धारणा कि संस्थाओं को और संस्थाओं की मूल्यों को निर्माण करके एक नया देश, एक नया गणतंत्र बनाया जाए। और यही सब मूल्य हैं जिनका आप जिक्र सुनते हैं, पाते हैं हमारे प्राकथन प्रियम्बल में। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, हाँ, आज का जो विषय है उसमें, उसके पहले मैं एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी का नाम लिया मैंने, अभी आ गई वो। हमारी स्पेशल कॉलीग हैं राज्यसभा में, अब डिफेक्ट कर गई हैं लोकसभा में। इनके चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मैं आपको बयान दूं तो ये महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक चलती हैं। एंड शी इज़ अ वुमन विद अ हार्ट बीटिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज। शी डज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ many एक्टिविटीज़ लाइक दैट, एंड आई वेलकम हर। In fact, I must share with you that Sharat ji talked to me personally and said, but for the fact that he is in Bid, which is not close to Mumbai, he said he had all intentions to come here, apart from the fact that we are actually under his direct jurisdiction, this being his actual office, this building and this place. But we are so happy to have you, Supriya ji. तो मैं एक इस
थीम के ऊपर शुरू करने से पहले एक मूल प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। एक बड़ी विचित्र बात है, ये प्रश्न पूछें आप कि क्यों हुआ ये कि 1930 और 60 के बीच में कई देश उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म से निकले। 30 से 60 देश ऐसे निकले। कोई ब्रिटिश उपनिवेश से, कोई डच कॉलोनियलिज्म से, कोई फ्रेंच से, इत्यादि इत्यादि। और ये एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलेशिया में, साउथ अमेरिका में छितरे हुए हैं। और इन सब को देखें अगर आप तो खंडर मिलेंगे आपको यहाँ पर संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, संविधान के मूल्यों के। तो ये बड़ा रोचक प्रश्न है कि एक सिर्फ भारत उस 40, 50, 60 देशों में है जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से निकला है, जो आज 75 वर्ष बाद एक बहुत ज़बरदस्त गणतंत्र, लोकतंत्र रहा है, बचा हुआ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे निर्माताओं ने, हमारे सूत्रधारों ने सही किया होगा। और इसका मेरे पास कोई जवाब सरल नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा। मेरा खुद का जवाब यह है कि हमारी सीक्वेंसिंग सही हुई। गांधी पहले और नेहरू बाद में। गांधी से बड़ा कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जो मूल्यों के साथ स्वतंत्रता दिलवा सके, एक आदर्शवादी व्यक्ति, उस पूरे युग में पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद उन मूल्यों को सुरक्षित रखना, उनको पनपाना, उनको रूट्स देना, जड़ें बढ़ाना, वो नेहरू ने किया। और कुछ कारण रहे हैं, जो भी कारण रहे, हमारे पड़ोसी देशों में ये एक ज़बरदस्त जुगलबंदी नहीं मिली, एक सीक्रेट सॉस नहीं मिला, जिससे आप आज देखते हैं ये हालत। तो दोस्तों, आज जनतंत्र जिताओ या संविधान बचाओ, तो हम इससे क्या मायने क्या है इसका। यद्यपि समय कम है, लेकिन मैं फिर भी संक्षिप्त में बोलना पड़ेगा मुझे कि संविधान के वो कोर मूल्य कौन से हैं। एक है निश्चित रूप से वो शब्द जिसको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया गया है, द मोस्ट एब्यूज्ड वर्ड, सेकुलरिज्म। Secularism is actually no generosity which we do to others. It is actually a self-preservation exercise. Because we forget that India is planet Earth's most diverse spot. It is the most diverse spot in religion, smell, ritual, dress, ethnicity, race, habit. And in that diverse spot, secularism is nothing but a self-preservation exercise. A inclusive pluralistic exercise, and it's a much abused, much debased and devalued word, especially nowadays. But the definition and the idea of secularism I like most was provided by Professor Bhargav of the Harvard Law School, who adapted the Lincoln's phrase. He said Lincoln ने कहा था for the people, समझ आता है for the people क्या मतलब होता है, by the people, that also we understand. What is the meaning of the people? And he answered the question by saying of the people means that the government of the day conveys a sense of co-ownership of democracy. A government of the day conveys a sense of co-belonging to every constituent of the republic, without which democracy cannot survive. Federalism is another idea which doesn't find word in the Constitution. You'll be surprised there is no word federalism in the entire Constitution. None. And we have now developed from a unitary structure to a very large degree of federalism, which we have called accidental or inadvertent federalism. But the point I'm making is that on the one hand, we have this great federal structure in operation. On the other hand, what is the reality today? The reality today is that each governor, especially of the opposition states, the states in opposition to the ruling party, is sent as a supari agent to destabilize that government. The governor will not pass bills. The governor will delay bills. I have myself appeared for all the states from Stalin's Tamil Nadu to Mamata Banerjee's West Bengal to other states, where bills have to be even presented after Supreme Court orders. And then ultimately, after adding up number of bills, they will be then referred to the president to obstruct governance.
CBI goes into states totally contrary to the federal principle. Control freak Sarkar has given you phrases like cooperative federalism and competitive federalism, but has actually been a decimator of federalism. The third value of the Samvidhan which has been forgotten is fraternity. A word in our preamble, but also right from the French and the US constitutions. Fraternity, which links and cross-fertilizes secularism. The ability to carry everyone together. Completely forgotten. Completely observed in the breach. Parliamentary democracy is a fourth value. And you can see that I'm doing the job of a fan dancer, just touching upon the topic without really covering it because of the time constraint. But parliamentary democracy are two words, not merely democracy. Do you really think that the successors of Nehru in the current age, in the current dispensation, have ever shown that regard and respect for parliamentary democracy which Nehru showed? Do you really think that when you suspend 142 members at one go, you show any maturity or regard for parliamentary democracy? Do you really think that when you have Central Hall is not a space, it's not a physical space, it's a concept. When you today have a shining new building, perhaps a very efficient building, but not the space for conversation, not the space for interacting with the press, do you really have parliamentary democracy, and does the present dispensation really believe in it? The answer must be no. Take the judiciary, a fifth value of the constitution, one of our shining jewels, a power of judicial review which exceeds everything. लेकिन वहां आज एक भय का वातावरण बनाने का प्रयत्न किया गया है. 2, 3, 5, 7 लोगों के साथ भी अगर किया जाए तो भय का वातावरण बहुत जल्दी फैलता है. मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बैठे हैं, और यद्यपि ये बातें पब्लिक में नहीं होती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं जिनका संबंध है कानून की प्रक्रिया से कि किस प्रकार से वो बदला गया है. और वफादारी की कसौटी को इतना बढ़ा दिया गया है कि वफादारी की कसौटी पे वो जो मूल्य है संविधान के वो हट गए हैं. मेरे पास सूची है मीडिया की, इलेक्शन कमीशन की, लेकिन समय नहीं है. और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अडवाणी जी ने एक संविधान के आधार पर घोषित आपातकाल के विषय में कहा था, वी आस्क्ड यू टू बेंड एंड यू क्रॉल्ड. आज ये अघोषित जो आपातकाल का वातावरण बनाया गया है, उसमें ये बात कितनी सही उतरती है हमारे मीडिया के लिए. ये मीडिया को अपने से आप से प्रश्न करना चाहिए. ये मीडिया को पूछना चाहिए कि किस प्रकार से वर्बल टेररिज्म, विजुअल एक्सट्रीमिज्म, बायस्ड एंकर्स एंड skewed participants have made a mockery of what has been called the fourth estate of a constitutional value. So friends, I have much more to say, but as I said, our very, very important guests, some have come specially after changing programs and they have to leave. So I will, without more ado, thank each one of you on the stage. If I missed out anyone, I apologize. I don't think I have. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.